जय हिंद साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम संसद पढ़ रहे थे। संसद में हमने परिचय, अनुच्छेद, गठन, संरचना और समायोजन 4 आर्टिकल्स देख लिए थे। कौन से? 79 में था संसद का गठन, 80 में था राज्यसभा की संरचना और मतलब कि पार्लियामेंट का गठन या संसद का गठन। 80 में था राज्यसभा की संरचना, 81 में था लोकसभा की संरचना, 82 में था समायोजन, यानी कि हर जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा सीटों का। तो ये अब आर्टिकल 83 में हमें पढ़नी है सदनों की अवधि। क्या पढ़नी है? सदनों की अवधि। तो टाइम कम लगे इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। तो अब हमें अवधि पढ़नी है, तो हमें लोकसभा की मतलब कि हमें पता है कि लास्ट वीडियो में जिसमें हमने लोकसभा राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की थी, तो हमने वहाँ पे देखा था कि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का अर्थ क्या हुआ कि इसका विघटन हो सकता है। इसका विघटन मतलब कि इनका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल वो 5 वर्ष होता है, फिर नई लोकसभा चुनी जाती है। लेकिन उससे पहले भी लोकसभा को मतलब कि विघटित किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके परामर्श पे करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रपति जो हैं पूरे के पूरे कार्य जो हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। फिर बात करते हैं हम आपातकाल में। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम जो है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन समझ लो अब मतलब कि आपातकाल ख़त्म हो गया है। आपातकाल ख़त्म हो गया है तो ये जो एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था वो अधिकतम 6 माह रहेगा। उसके बाद नई लोकसभा का गठन करवाना पड़ेगा। अब लोकसभा के सदस्यों की अगर पदावधि के बारे में देखें तो इनको 5 वर्ष तक मतलब इनका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर विघटित होती है तो ये सब भी इस्तीफा दे देंगे, या मंत्रिपरिषद विघटित हो गई तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है? स्थायी सदन है, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग मतलब कि ये लोग तो चले गए हैं, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी लग गई है या हम कोई समझौता करके आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय जिस पे काम करना तुरंत ही ज़रूरी है, तो एक होना तो चाहिए सदन में कोई, मतलब संसद में कोई। तो इस वजह से राज्यसभा नाम का सदन बनाया गया। राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है। अब राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल या पदावधि के बारे में संविधान में कुछ लिखा ही नहीं था। ये कहा गया था कि इसके बारे में जो भी कानून वगैरह बनाने होगा वो संसद बना लेगी। तो संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून के अनुसार जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष कहा गया। तो जैसे कि ये हमारी संसद है, ठीक है। अब इस संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा मतलब मान लो विघटित हो गई तो लोकसभा में कोई होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 1/3 लोगों को एक बार में चुना जाता है ताकि पूरी तरह से ख़त्म ना हो, और 6 माह का उनका कार्यकाल होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें समझना है अर्हताएँ। तो चलिए अभी हम अर्हताएँ समझते हैं, फिर अर्हताओं के बाद में हम क्या समझेंगे? सत्र समझेंगे कि मतलब सत्रावसान, विघटन क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, सब कुछ समझेंगे। जस्ट आप साथ में रहिए और मुझे अपना टाइम कम से कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास नेट की कमी है, तो मुझे 1-1 मिनट बहुत ध्यान से यूज करना है। तो चलिए अब हमें समझना है अर्हताओं को। अर्हताओं के लिए मैंने सब कुछ लिख दिया है ताकि मेरा टाइम कम से कम जाए और आपका भी। अर्हताओं में आर्टिकल 84 जो है वो है अर्हताओं के बारे में। तो 79 में हमने क्या पढ़ा? संसद का गठन। 80 में पढ़ा राज्यसभा की संरचना। 81 में पढ़ी लोकसभा की संरचना। 81 में पढ़ी लोकसभा की संरचना। 82 में पढ़ी जनगणना के बाद समायोजन, और 83 में पढ़ा था हमने सदनों की अवधि। अब सदनों के सदस्यों की अर्हता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 84 में। तो आर्टिकल 84 में अर्हताओं के बारे में बताया गया है। निर्हताओं पर प्रश्न और निर्हताओं से संबंधित विनिश्चय आर्टिकल 2 और 3 में पढ़ना है, लेकिन मैंने अर्हताएं समझा रही थी तो इधर पे इनको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं अर्हताओं की। तो अर्हताएं वो जो संविधान में लिखी हैं। संविधान क्या कहता है कि उसको नागरिक होना चाहिए, उस व्यक्ति को। कौन सा नागरिक होना चाहिए? भारतीय नागरिकता उसके पास में होनी चाहिए। अगर वो भारतीय नागरिक नहीं रहा, यहाँ पे हमने अर्हता में पढ़ेंगे कि अगर वो नागरिक रहा नहीं तो उसको हम क्या
बना सकते हैं संसद सदस्य? नहीं बना सकते हैं, है ना। तो नागरिक होना ज़रूरी है। फिर उम्र की बात करें कि आयु कितनी चाहिए, तो लोकसभा के केस में आपको 25 वर्ष का होना चाहिए और राज्यसभा के केस में आपकी उम्र 30 वर्ष न्यूनतम होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की इलेक्शन कमीशन के सामने, तो ये लाना पड़ता है। और संसद विधि द्वारा जो भी कोई विधि है जिसके अनुसार अर्हर होना चाहिए आपको, वो भी आप उसके अकॉर्डिंग भी एलिजिबल होना चाहिए। तो ऐसा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसमें क्या कहा गया है कि उसी क्षेत्र का उस व्यक्ति को पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लेकिन ये लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए इसको हटा दिया गया है। कब हटाया है? अगर आपको आता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, वरना मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी भी लास्ट तक बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब कि 1 वे कम्युनिकेशन की जगह 2 वे कम्युनिकेशन चले। तो अर्हता हमने देख लिए। तो अर्हताओं को याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद से पूछना है कि आप जा रहे हैं संसद सदस्य बनने। आप संसद सदस्य बनने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या हैं? आप भारतीय नागरिक हैं। आपकी उम्र अभी 25-30 नहीं हुई होगी। तो हो सकता है आपकी 25 हो गई हो बट 30 नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी आप तो उतने बड़े नहीं होंगे, तो आप राज्यसभा के लिए एलिजिबल नहीं हुए। फिर आपको शपथ दिलाई जाएगी गोपनीयता की इलेक्शन कमीशन के सामने, ठीक है। तो ये हो गया संविधान में अर्हताएं। अब निर्हरताएं क्या हैं? कैसे एक व्यक्ति को निर्हर घोषित किया जाएगा कि तुम लायक नहीं हो? तो अगर संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पे है, यानी कि वो मतलब कि किसी भी लाभ के पद पे। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल को लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा जितने भी हैं उनको माना जाता है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, ऐसा कुछ है, तो वो लाभ का पद माना जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। थर्ड कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन, बहुत ऋण ना हो, वरना आप पूरा पैसा वहीं पे लगा देंगे। तो आपको विकृत चित्त, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। और नागरिकता तो अपन ने पहले ही बात कर लिया कि अगर कोई नागरिक ही नहीं रहा तो फिर कैसे ही वो अर्हता के एलिजिबिलिटी रखेगा, ठीक है। अब आरपीए एक्ट के तहत क्या कहा गया है कि अगर उसने इससे पहले कभी चुनाव लड़ा है और उसे चुनावी खर्चा का ब्यौरा मांगा गया है और वो ब्यौरा नहीं दे पाया है, तो हम क्या कहेंगे कि वो लायक ही नहीं है। किसके लायक नहीं है? कि वो संसद का सदस्य बने, या उसको 2 साल से ज़्यादा की जेल हुई है और ऐसे अपराध में हुई है जिसमें ज़रूरी है, मतलब कि जिसमें उसको अर्ह घोषित ही नहीं किया जा सकता है। सरकारी नियोजन, यानी कि कोई कंपनी हो गया, निगम हो गया, इसमें वो लाभ के पद पे ना हो, उसमें कोई इसका प्रॉफिट शेयरिंग, ठेकेदारी ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। और जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, मतलब रूढ़ियाँ हैं जो बहुत ही खतरनाक समाज की कुरीतियाँ हैं, जिनको अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो उसमें संलिप्त है तब भी उसको अपन निर्हर घोषित कर सकते हैं। अब दल बदल के आधार पे, दल बदल की अनुसूची हमने 10 में पढ़ चुके हैं पहले ही, तो आपने वो वीडियो देखा होगा आई होप। सो आपको पता है कि दल बदल के आधार पे किसी को निर्हर किया जाता है। अनुसूची 10 में है और इसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति हूँ, मैं हूँ, या कोई भी व्यक्ति है, कोई बीजेपी से अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है या किसी भी पार्टी से, नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, तो अगर समझाने के लिए बोल रही हूँ कि वो अपनी पार्टी कहती है कि ये हमने विधेयक पास किया है, इसके लिए वोट करो, तो वो ना करे वोट, तो उसको निर्हर घोषित किया जा सकता है। मतलब कि मतलब पार्टी के अकॉर्डिंग ना चले किसी भी तरीके से, तब ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ऐसा। या फिर वो सदस्यता त्याग ले, तब तो डेफिनेटली वो निर्हर हो ही जाएगा। अगर मनोनीत सदस्य जो है वो 6 माह के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो उसे निर्हर घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, निर्हर। ना इधर 6 महीने, ना 8 महीने, ना 10 महीने, कोई समय वाली बात नहीं है। तुम निर्दलीय चुने गए हो ना, तुम पे विश्वास करके तुम्हें वोट दिया हो, तुम किसी पार्टी से मिल गए हो, वाह क्या बात है। तो फिर निर्दलीय व्यक्ति को किसी भी मतलब
मतलब कि किसी भी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद वो निर्हर घोषित हो जाएगा। अब इसके अपवाद हैं, अगर 1/3 लोग किसी पार्टी को छोड़ देते हैं और नई पार्टी बनाते हैं, नई पार्टी में ज्वाइन होते हैं, तो ये वहाँ पर लागू नहीं होगा। दल बदल के बारे में जितने भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है वो पीठासीन अधिकारी को है, यानी कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, जो अध्यक्ष हैं वही अंतिम निर्णय लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए, और इसी वजह से इतना विवादित, सबसे विवादित अनुसूचियों में से एक अनुसूची है दल बदल। ठीक है, तो ये अर्हताएं निर्हताएं हमने बात कर ली है। अभी हम आगे देखेंगे सत्र के बारे में कि सत्र क्या होता है, मतलब बैठक को आहूत करने का मतलब क्या होता है, भगाने का मतलब क्या होता है, मतलब कि जाओ अब अपना अपना काम करो, वो कैसे कैसे होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है देन आपको और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए मैं भी। ठीक है, तो साथियों अब हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे संसद के सदस्यों को बुलाने और वापस भेजने की प्रक्रिया इधर पे एक्चुअल में होती है। तो आहूत करना, जैसे कि आर्टिकल 85 जो है वो कहता है कि सत्र, सत्रावसान, विघटन, इसी में हमें थोड़े से ये सब कुछ देख लेना है ओवरऑल, ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो क्या होता है कि सारे जो संसद सदस्य हैं वो हमेशा तो संसद में होते नहीं हैं, अपने अपने जिस क्षेत्र का है वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो आहूत का मतलब होता है बुला लेना, ये आदेश एक तरीके से। इसका अर्थ क्या होता है कि सदन में या सत्र में, सदन में लिखना था, सदन में उपस्थित होने का आदेश देना। ये आदेश कौन देता है, तो ये आदेश देता है राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। आहूत करने का मतलब क्या हुआ कि आ जाइए, सदन में उपस्थित हो जाइए। फिर अवकाश एक शब्द आता है, तो अवकाश क्या होता है कि एक सत्र चल रहा है और दूसरा सत्र जो होगा उनके बीच में जो टाइम है उसको हम अवकाश बोलते हैं। तो ये अधिकतम जो टाइम 2 सत्रों के बीच अंतराल हो सकता है, ये 6 माह हो सकता है। तो ऐसा 6 माह हो सकता है, ऐसा टाइम पीरियड नहीं बताया है संविधान ने संसद के सत्रों के बीच में, या कितने सत्र होंगे ये भी नहीं बताया, बस अंतराल बताया कि 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सत्र देखें जो कि संविधान में नहीं लिखे हैं, लेकिन परंपरा में या नॉर्मली इन्हें फॉलो किया जाता है, 3 सत्र होते हैं संविधान में। बजट सत्र जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर में चलता है। यहीं पर अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे 86 में अभिभाषण के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो पहला बजट का पहला भाषण होता है वो इधर से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर वर्ष वो करेंगे। फिर 87 में जो है कि जब 5 साल में होता है तो विशेष अभिभाषण होता है। तो 86 और 87 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देख लेंगे। तो आई होप कि आपको आहूत करने का अर्थ आज अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन करते हैं, अवकाश क्या होता है। और अब बात कर लेते हैं सत्रों की। तो सत्र मतलब क्या होता है, जैसे कि स्कूल में सत्र पूरी साल ही चलते हैं। एक उदाहरण से आप समझें कि आपका जून से स्टार्ट हो जाता है और आप मार्च तक के पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब वहाँ के वैसे ही आपको यहाँ के 3 सत्रों को याद रख लेना है। अब जब लोगों को वापस भेजना है तो क्या करेंगे, तो स्थगन किया जा सकता है। अब जो नॉर्मल स्थगन होता है उसमें क्या होता है, बैठक समाप्त हो जाती है। जो आज बैठक चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, और इससे कोई खास प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आज जो समाप्त हुई है वही कार्यवाही कल स्टार्ट हो जाएगी, जब स्टार्ट होगा फिर से सब कुछ। और दूसरा यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए, स्थायी स्थगन जो है तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं सत्रावसान की, कि ये जो सत्र चल रहा था फरवरी से मई तक, इसका अवसान यानी इसको कौन समाप्त करेगा, तो इसको समाप्त करेंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो इसमें क्या होता है, सत्र समाप्त होता है। इसमें क्या प्रभाव पड़ता है कि जो नोटिस थे वो समाप्त हो जाते हैं, और वो जब नया सत्र स्टार्ट होगा तो वो नोटिस वापस से इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब फिर विघटन की बात आती है, तो इसमें क्या होता है, लोकसभा विघटित हो जाता है। ठीक है, लोकसभा एक सदन ही विघटित हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सदन विघटित हो जाता है, और ये कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे
जो विधेयक भी रखे होते हैं लोकसभा में वो भी विघटित हो जाते हैं। अब लोकसभा विघटित हो रही है तो हमें क्या पता है कि लोकसभा विघटित हो रही तो लोकसभा में चाहे लंबित हों चाहे राज्यसभा से पारित होकर आ गए हों, ये सब विधेयक फेल हो जाएंगे, मतलब कि लैप्स हो जाएंगे। लेकिन इसका एक अपवाद है, अगर वो विधेयक अफसान समिति के पास हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट यूपीएससी ने 5-6 बार तो एक क्वेश्चन पूछा है कि कब लैप्स होते हैं कब लैप्स नहीं होते हैं। स्टेट पीसीएस में और अदर एग्जाम्स में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो लोकसभा के विघटन पे क्या होता है कि कब विधेयक लैप्स होगा कब नहीं होगा, तो आपको याद रखना है कि कब नहीं होगा। ज्वाइंट कमेटी, जैसे कि लोकसभा ने या राज्यसभा ने लोकसभा को या लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा और उन दोनों के बीच में हम ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट सिटिंग यानी ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक को आर्टिकल 108 में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये कब होता है कैसे होता है ये वहाँ देखेंगे। लेकिन अगर संयुक्त बैठक के पास पहुँच गया है विधेयक तो वो लैप्स नहीं हो सकता, या हमने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है देन तब भी लैप्स नहीं हो जा सकता। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया है और लोकसभा तक पहुँचा ही नहीं है, राज्यसभा में है, तो क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। या राज्यसभा ने पारित कर लिया है अपने से लेकिन लोकसभा में नहीं गया है, मतलब कि राज्यसभा में ही लंबित है अभी, तब भी वो विधेयक लैप्स नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा वो ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है। अब बात करते हैं कब लैप्स होगा। तो अगर लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है वो फेल हो जाएगा और लोकसभा राज्यसभा से कोई पारित होकर लोकसभा में आ जाता है तो भी वो यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम क्या समझते हैं, इसके आगे हमें आर्टिकल 86-87 देखने हैं तो वो भी हम लगे हाथ इधर के इधर ही देख लेते हैं कि जो बजट में वो होते हैं ना महासड़। तो 86 क्या कहता है, 86 कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद होगा धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में उसमें तो नहीं है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव अगर गिर गया तो मंत्रिपरिषद को विघटित होना पड़ेगा, मंत्रिमंडल को के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर 87 में क्या है कि 5 साल जब नई लोकसभा गठित होगी तो विशेष अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। मतलब कि वो भाषण मंत्रिमंडल ही लिख के देता है, वो बस पढ़ते हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार ने ये किया है, हमारी सरकार ये करेगी वो करेगी। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में 86-87 में है। 88 में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ महान्यायवादी, तो वो मुझे लगता नहीं कि अब मुझे फिर से रिकॉल कराने की ज़रूरत है, हमने पढ़ा दिया था। 88 में क्या पढ़ाया था हमने कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की शक्तियाँ क्या होती हैं, महान्यायवादी के बारे में ओवरऑल पढ़ा दिया था। तो उसी में हमने पढ़ा था मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। तो 76 में था महान्यायवादी और 88 में था महान्यायवादी और मंत्रियों की नियुक्ति। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति राज्यसभा के सभापति उपसभापति को बहुत डेप्थ में पढ़ लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एंड अगर आ रहा है समझ में तो बताइएगा कमेंट्स में, मुझे पता चले कि आपको समझ में आता भी है या नहीं आता है, मुझे कौन से और तरीके अपनाने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप और अच्छे से समझ सकेंगे। एंड किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड पॉलिटिकल साइंस उसमें आता है एज अ जीएस, तो वहाँ पे वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको क्या करना है, आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। जब फाउंडेशन अच्छा होगा तो ये फाउंडेशन ही कोर्स का पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ है, एंड आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। जय हिंद।